हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि विद्युत परिपथ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने विद्युत परिपथ का आरेख बनाना भी देखा था कि जो विद्युत परिपथ के अंदर अवयव काम में लिए जा रहे हैं उन्हें किन प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। ये सब बातें हमने पिछले भाग में समझ ली थी। इस भाग में बच्चों हम समझेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को, यानी कि जब भी हम किसी उपकरण में विद्युत की आपूर्ति करते हैं, यानी कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उपकरण गर्म क्यों होने लगते हैं, क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों कि बैटरी किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने समझा था कि 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन ही क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। और इसको हम कैसे संयोजित करते हैं, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, यानी कि हमें जो है समान टर्मिनल को संयोजित नहीं करना है। यदि हमने एक सेल का धन टर्मिनल लिया है तो दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल संयोजित करना है, और एक सेल का हमने ऋण टर्मिनल लिया है तो दूसरे सेल का जो है वो धन टर्मिनल हमें संयोजित करना है। तो इस तरह से हम बैटरी का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि बंद परिपथ किसे कहते हैं। बच्चों, बंद परिपथ से मतलब क्या है हमारा कि जब भी हमने स्विच को ऑन किया है तो परिपथ यहाँ पर पूरा हो गया है और इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, हम बंद परिपथ कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो इस परिपथ को क्या कहा जाता है, बंद कहा जाता है। और क्या होता है इस स्थिति में, सारे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बच्चों ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बच्चों, क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच और संयोजक तार हमें लेना है और इसकी सहायता से हमें इस तरह से एक विद्युत परिपथ का निर्माण यहाँ पर करना है। अब क्या करेंगे बच्चों हम कि जब हमने स्विच को ऑफ की स्थिति में रखा है तो हम क्या करेंगे, बल्ब को छूकर देखेंगे, यानी कि इस समय क्या हो रहा है, परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बल्ब कैसा है हमारा, अदीप्त है, यानी कि जला हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों हम जो है स्विच को ऑन की स्थिति में लाएंगे और बल्ब को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम दीप्त कर देंगे। जैसे हमने स्विच को ऑन किया है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जो बल्ब है हमारा वो दीप्त हो जाएगा। थोड़ी देर तक हमें इसे जलने देना है और फिर हम क्या करेंगे, इस बल्ब को छूकर देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बल्ब जो है वो हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। अब क्या करना है, हमें वापस से स्विच को जो है हम ऑफ की स्थिति में ले आएंगे और फिर से थोड़ी देर पश्चात हम इस बल्ब को छूकर देखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हमने क्या किया है, स्विच को ऑन किया है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब जो है जैसे ही दीप्त होता है तो थोड़ा वो गर्म भी हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब बल्ब दीप्त होगा तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सावधानी भी रखनी है कि स्विच को जो है हमें ऑन की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रखना है, वरना क्या होगा, हमारे जो सेल हैं वो अतिशीघ्र दुर्बल हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ बच्चों एक सावधानी का भी हमें विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है कि कभी भी हमें विद्युत मेन से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को हाथ नहीं लगाना है, उसे हमें छूकर नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि वो बहुत अधिक गर्म हो सकता है और इससे हमारा हाथ जल सकता है। बच्चों कभी भी हमें विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र या इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और हमें जो है करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, यह हमारे लिए घातक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इन सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बच्चों अभी जब हमने प्रयोग किया तो हमने देखा कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुई बल्ब गर्म हो गया। अब किस तरह से गर्म हो रहा है, क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक और क्रियाकलाप के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमें एक विद्युत परिपथ बनाना है। फिर से हमने क्या किया बच्चों, इस तरह से एक स्विच लगाया है और एक बैटरी लगाई है और संयोजी तार की सहायता से विद्युत परिपथ का निर्माण हमने किया है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार यहाँ पर लेंगे और 2 कीलों के बीच में हम इस तार को इस तरह से बांध देंगे। अब क्या करना है बच्चों, अभी जब हमने स्विच को क्या कर रखा है, ऑफ की स्थिति में कर रखा है, तब हम इस तार को छूकर
देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये तार जो है गर्म नहीं होगा, यानी कि जैसे स्थिति में था वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो है स्विच को ऑन कर देंगे और इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे। कुछ देर तक हमें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने देना है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ सेकंड पश्चात इस तार को स्पर्श करेंगे। बच्चों इस तार को जो है हमें अधिक देर तक स्पर्श नहीं करना है। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम वापस से हम इसमें विद्युत धारा बंद कर देंगे और कुछ मिनट के बाद में फिर से हम इस तार को छूकर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी हम महसूस करेंगे कि जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो तार है नाइक्रोम का, ये थोड़ा गर्म हो जाता है। ये भी क्यों गर्म हो रहा है बच्चों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण जैसे कि विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब आदि के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कार्य करता है। यानी कि जब भी हम इन उपकरणों को काम में लेते हैं तो इनमें क्या होने लगता है, गर्म होने लगते हैं, तप्त होने लगते हैं। आपने देखा होगा विद्युत प्रेस कितनी जल्दी से गर्म हो जाती है और उस गर्म इस्त्री से हम क्या करते हैं बच्चों, अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं। इसी प्रकार जो विद्युत हीटर है ये भी क्या करता है, हमें ऊष्मा यहाँ पर देता है, रक्त तप्त हो जाता है। बच्चों जो विद्युत हीटर है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तारों की एक कुंडली लगी होती है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों विद्युत तापन अवयव या एलिमेंट कहते हैं। चित्र में देखिए इस तरह से जो है इसमें तारों की एक कुंडली यहाँ पर होती है और जब भी हमने क्या किया, विद्युत आपूर्ति यहाँ पर चालू की है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो तुरंत क्या होगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ये जो एलिमेंट है ये रक्त तप्त हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों जो हमारी विद्युत प्रेस होती है उसमें भी इस तरह से तारों की कुंडली लगी होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, एक आवरण लगा होता है, इसलिए हमें ये अवयव या एलिमेंट दिखाई नहीं देता है। बच्चों जब हम इन उपकरणों को विद्युत मेन से संयोजित करते हैं और स्विच को क्या कर देते हैं, हम ऑन कर देते हैं, तो इनके अवयव क्या हो जाते हैं, रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं, यानी कि बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं और ऊष्मा हमें प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि किसी भी तार के अंदर ऊष्मा का जो परिमाण है, यानी कि उस तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये किस पर निर्भर करता है, ये उसके पदार्थ पर, उसकी लंबाई पर तथा मोटाई पर निर्भर करता है। यानी कि तार जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, इस पर निर्भर करेगा कि उस तार से हमें कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि जो विद्युत परिपथों को जोड़ने के लिए जो संयोजित तार प्रयोग में लिए जाते हैं वो उतने अधिक गर्म नहीं होते हैं, जबकि ये जो उपकरण है इनके जो अवयव हैं, तापन अवयव हैं, वो अधिक गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो विद्युत अवयव के अंदर तार काम में लिया गया है उसका पदार्थ अलग है, जबकि जो संयोजित तार है वो जिस पदार्थ के बने हुए हैं वो अलग होते हैं और जल्दी से वो गर्म नहीं होते हैं। बच्चों जो विद्युत बल्ब होता है इसके अंदर भी तंतु जो होते हैं वो उच्च ताप पर रक्त तप्त हो जाते हैं और बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, तो दीप्त होकर हमें इस तरह से प्रकाश प्रदान करते हैं, यानी कि प्रकाश देना वो चालू कर देते हैं। जब भी हम बल्ब का स्विच क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, वो गर्म हो जाता है और उससे हमें जो है इस तरह से ऊष्मा प्राप्त होती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बल्ब को जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, उससे हमें प्रकाश तो मिलता है लेकिन वो बल्ब गर्म भी हो जाता है, यानी कि ऊष्मा भी वहां पर उत्पन्न हो रही है। यानी कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब भी उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो विद्युत का अधिकांश भाग जो है वो इस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है, जो कि आवश्यक नहीं है। हमें तो बल्ब से केवल क्या चाहिए बच्चों, केवल हमें उससे प्रकाश चाहिए, ऊष्मा हमें उससे नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाता है, जो कि क्या है, वांछनीय नहीं होता है। इससे क्या होती है, विद्युत की क्षति होती है, यानी कि बिजली की खपत यहाँ पर ज्यादा हो रही है, प्रकाश हमें कम मिल रहा है। तो बच्चों इसी को कम करने के लिए आजकल हम जो है प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर संहत प्रतिदीप्त लैंप CFL या फिर हम LED बल्ब का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, या तो हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं, CFL का प्रयोग करते हैं, या फिर इस तरह से LED बल्बों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये जो बल्ब हैं ये क्या करते हैं, ये विद्युत के बहुत ही दक्ष होते हैं, विद्युत का कम उपयोग यहाँ पर करते हैं, इसलिए आजकल जो है इन लाइटों का प्रयोग अधिक किया जाता है। बच्चों ये जो विद्युत साधित्र हैं या ये जो भी गैजेट हैं तो इनको हमें जो है एक मार्क देखकर ही खरीदना चाहिए। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है, नई दिल्ली में स्थित है, वो क्या करता है, इन उत्पादों को एक मानक चिन्ह प्रदान करता है और इस मानक चिन्ह को हम क्या कहते हैं बच्चों, मार्क कहते हैं, जो क्या होता है उत्पादों पर दिए गए
विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन होता है, यानी कि इस पर जो है मार्क लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने वोल्टेज की बिजली यहाँ पर उत्पन्न होगी, कितना वोल्ट यहाँ पर काम में आएगा, कितना ही प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो उपकरण होते हैं ये विद्युत के अधिक दक्ष होते हैं, इनमें क्या होता है, विद्युत का अधिक व्यय नहीं होता है। बच्चों, ये जो प्रतिदीप्त नलिकाएं हैं या फिर जो CFL होती है, इनके अंदर पारे की वाष्प भरी हुई होती है। और पारा क्या होता है बच्चों, एक विषैला पदार्थ होता है। तो इसीलिए जो भी खराब हो गई है हमारी जो CFL है या ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, तो इनका जो निपटान है वो हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें कहीं पर भी फेंक दें, क्योंकि इनके अंदर क्या है, पारे की वाष्प भरी हुई है जो कि हानिकारक होती है। चलिए बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्यूज की। विद्युत फ्यूज क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं कि हम यहाँ पर बात करें कि परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और क्या हो रहा है, तार जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि यदि मान लीजिए परिपथ में एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो गई है, तो क्या हो जाता है, तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। तो बच्चों, इसी सिद्धांत पर जो है ये विद्युत फ्यूज कार्य करता है। कैसे कार्य करता है बच्चों, इसको समझते हैं। एक क्रियाकलाप हम यहाँ पर करेंगे। क्या करना है, हमें एक विद्युत परिपथ यहाँ पर बनाना है। और अब इस बार क्या करना है बच्चों, हम एक सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। और जो तार नाइक्रोम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी जगह हमें जो है इस्पात ऊर्न यानी कि स्टील वूल के तार का उपयोग यहाँ पर करना है। बच्चों, स्टील वूल का तार हम कहाँ से लाएंगे, तो जो हमारा बर्तन साफ करने वाला जो झूना होता है वो किसका बना होता है बच्चों, इस इस्पात ऊर्न का बना होता है। रसोई घर में जो है बर्तन साफ करने के काम में लिया जाता है, तो उसमें से हम जो है थोड़ा सा तार वहाँ पर अलग कर लेंगे। और बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यदि कमरे में पंखा चल रहा है तो उसे भी हमें यहाँ पर ऑफ कर देना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस परिपथ के अंदर कुछ समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इस्पात ऊर्न का तार है वो कुछ समय पश्चात पिघलकर टूट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें भी विद्युत धारा जो है वो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। बच्चों, ये इस्पात वूल जो है ये क्यों पिघल रहा है, क्योंकि कुछ पदार्थों से बने तार जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब अधिक विद्युत धारा उनमें से प्रवाहित होती है तो वो जल्दी से पिघल जाते हैं और परिपथ को तोड़ देते हैं। तो इन्हीं पदार्थों का उपयोग जो है वो विद्युत फ्यूज को बनाने में किया जाता है। बच्चों, हमारे भवनों के अंदर जो विद्युत आपूर्ति होती है तो उनके अंदर जो है विद्युत परिपथ में ये विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। बच्चों, क्या होता है यहाँ पर कि प्रत्येक विद्युत परिपथ में से जो धारा प्रवाहित होती है उसकी एक अधिकतम सीमा होती है, और ये जो सीमा है इतनी विद्युत धारा जो है वो उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। यानी कि इतनी सीमा तक यदि विद्युत धारा उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है तो कोई भी हानि हमें नहीं होगी। लेकिन बच्चों, यदि मान लीजिए दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार क्या होगा, अति तप्त हो जाएगा, बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के कारण क्या हो सकता है बच्चों, वहां पर आग लग सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए इस विद्युत आपूर्ति में उचित फ्यूज लगा हुआ है तो क्या होगा, वह तार जो है वो पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा और विद्युत धारा जो अधिक आ रही है वो आगे हमारे उपकरणों तक प्रवाहित नहीं हो पाएगी। बच्चों, चित्र में देखिए, कुछ इस तरह के विद्युत फ्यूज जो होते हैं वो विद्युत परिपथ में काम में लिए जाते हैं। फ्यूज जो है बच्चों एक सुरक्षा युक्ति होती है जो क्या करेगी कि विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी विद्युत धारा का मान एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो इस फ्यूज के अंदर जो तार लगा हुआ होगा वो क्या होगा, पिघलकर टूट जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आगे नहीं होगा। बच्चों, यहाँ पर भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम विद्युत फ्यूज या फिर कोई भी विद्युत उपकरण खरीद रहे हैं तो हमें जो है उस पर ISI चिन्ह जो है वो हमेशा यहाँ पर देखना है। हमेशा ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ों का उपयोग ही हमें करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फ्यूज के स्थान पर हमें जो है कभी भी किसी अन्य तार का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। किसी तार या धातु की पट्टी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो फ्यूज का तार है उसका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है, जल्दी से वो तार पिघल जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए हमने कोई दूसरी धातु का प्रयोग यहाँ पर किया है तो क्या होगा, वो जल्दी से नहीं पिघलेगा और हमारे जो विद्युत उपकरण है उनमें हानि हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आजकल जो है फ्यूज के स्थान पर MCB लघु परिपथ विच्छेदकों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इनमें क्या होता है कि इनके अंदर इस तरह का फ्यूज वाला कोई भी तार यहाँ पर उपयोग में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जब भी मान लीजिए किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, ये स्विच जो है अपने आप नीचे हो जाते हैं। MCB जो है वो डाउन हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाते हैं और क्या होगा, इन्हें हम जो है वापस से ऑन कर सकते हैं। यानी कि बार बार जो है वो फ्यूज को बदलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। इस तरह के जो है
ये मिनी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो आजकल घरों में उपयोग में लिए जाते हैं। इनके अंदर क्या होगा, जब भी हमने स्विच को ऑन कर दिया तो परिपथ जो है वो वापस से पूरा हो जाएगा। बच्चों, जब भी हम इन एमसीबी को खरीद रहे हैं तो इसमें भी हमें जो है ISI चिन्ह हमेशा यहाँ पर देखना है। इस तरह का ISI चिन्ह जो है वो इन पर बना हुआ होता है। तो ये क्या है बच्चों, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये सर्टिफाइड होते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए, और दूसरा प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।